नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। माजरत के साथ आज भी मौजू यही रहेगा कि हुशरबा महंगाई की वजह से गरीब की कमर टूट गई। टूटे तो टूटे, हमें कोई परवाह नहीं। अगर गरीब बेचारा ख्वार भी होता है, जगह जगह धक्के भी खाता है, उसके बच्चे भूखे भी सोते हैं, तो सो व्हाट। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को भी चुभना शुरू हो जाता है। मिडिल क्लास की वजह से हमें परवाह नहीं, सुबह में नौकरी में जाते हैं, शाम में वापस आते हैं, काम भी कोई नहीं करते और मुल्क के लिए भी कुछ नहीं करते। मैं नहीं कह रहा, सोचने वाले लोग ऐसा सोचते हैं। हैंड टू माउथ लोग हैं ये मिडिल क्लास, इनकी भी हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन अपर मिडिल क्लास जो कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट्स लगाते हैं, वो बच्चे जब ट्विटर पे मुकालमा करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो हमें तकलीफ होती है। जब हमारे महल्लेदार निकल कर कोसते हैं कि अरे ओ वजीर, अरे ओ फलां, अरे ओ फलां ओहदेदार, तेरी वजह से महंगाई बढ़ गई, तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो अब इशू थोड़ा यह आया कि पहले इट वाज ओके। गरीब की अहमियत हमारे मुल्क के अंदर वही है जो वो एक जानवर की होती है। वो जानवर कौन सा होता है, अपनी मर्जी का चूज कर लो। और मिडिल क्लास आदमी की भी एक और जानवर जैसी होती है, वो जानवर भी चूज कर लो। सिर्फ अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास जो होती है वो इंसान होती है पाकिस्तान के अंदर। उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। कुत्तों का खाना महंगा होता है तो यू नो इट हर्ट्स। जब वो लोग सुपरमार्केट में जाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स महंगा हो जाता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये मेन इशू है। और सुने, ये महंगाई यहां रुकेगी नहीं। गाड़ियों के रेट रिवाइज हो रहे हैं, नई प्राइस लिस्ट आएगी, गाड़ियां दोबारा महंगी हो जाएंगी। अब चुभेगा, अब तकलीफ होगी, अब प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मोटरसाइकिल डबल दाम में भी हो जाए, दे डोंट केयर। लेकिन जब कारों की कीमतें बढ़ती हैं तो मुल्क में जलजला और खलबली सी मच जाती है। गाड़ियों की कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। वो गाड़ी जो पाकिस्तान के अंदर 4-5 लाख रुपए की होनी चाहिए, आप हैरान होंगे 15-16 लाख रुपए में नहीं मिल रही। छोटी छोटी गाड़ियां, डिंकियों जैसी। पाकिस्तानी कितने बड़े बड़े पाकिस्तानी होते हैं, बड़े बड़े, छोटी छोटी गाड़ियां पसंद करते हैं, छोटी। हैरान होता हूं मैं, साबुनदानियों जैसी छोटी गाड़ियां। कहते हैं दुनिया आज़िम तरीन वर्ल्ड क्लास, दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। और ये ठिकरियों जैसी गाड़ियां लेकर खुश होते हैं। फिर कहते हैं यार अली भाई हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारी खिंचाई करते हैं। क्यों? तुम्हारी खिंचाई होनी नहीं चाहिए। जब तुम्हें हाथ लगाओ तुम्हारा डिस्को डांस निकलना शुरू हो जाता है। हम दुनिया का आज़िम तरीन, दुनिया का कोई वसाइल हमारे पास ऐसा नहीं है जो नहीं है, सारी नेमतें हमारे पास। नाउजुबिल्लाह, ऐसा कोई बशर, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई फर्द, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास हर नेमत हो। ऐसी कोई कौम नहीं है जिसके पास हर नेमत हो। शुक्र फिर किस चीज का अदा करोगे, सब्र किस चीज का करोगे अगर तुम्हारे पास हर चीज है। ये इस तरह की बातें नहीं किया करो, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, इसीलिए तुम लोगों का टका कुछ नहीं है। क्योंकि गुरूर और तकब्बुर सिर्फ मेरी रब की जात पर अच्छा लगता है, तुम लोगों पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिखाओ इनको गरीब, दिखाओ ये लोग क्या हैं, और रौब देखो इनका दुनिया की अजीम तरीन कौम। दिखाओ गरीब बच्चे जो महल्ले में खेल रहे होते हैं, जरा दिखाओ इनको दुनिया की अजीम ये पानी भर रहा है, वो बस की छत पे जा रहा है। तो कुछ शर्म तो तुम लोग कर लिया करो यार। इन बच्चों के तन पे लिबास दे दो, इनके पैर में चप्पल पहना दो। हर बात पे दुनिया का अजीम तरीन कौम, दुनिया की अजीम तरीन कौम। कुछ इंसान में कुछ शर्म भी होती है, कुछ हया भी होती है इंसान में। ये खाली जो तुम लोग पूरे ड्रामे देखते रहो सुबह शाम, एंटरटेनमेंट के ड्रामे, लड़की उठ भी रही है, उसने मेकअप लगाया हुआ है, पर्स फुल है, शॉपिंग हो रही है, हैं? और लड़कियां भी इतनी प्यारी प्यारी दिखा रहे हो। लड़के शादियां नहीं कर रहे आजकल। हर लड़का कह रहा है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने माहौल खराब कर दिया। ये रियलिटी पाकिस्तान की। कचरा कुंडियां हर इलाके में, मैं बताता हूं कचरा कुंडी। निजारे दिखाते खाली डिफेंस क्लिफ्टन सोसाइटी एरिया के, नाजवाबाद का इलाका दिखाकर बोलते हैं वाह बड़ी तरक्की हो रही है मुल्क के अंदर। वेकअप। लेकिन तुम लोगों को जगाना बहुत मुश्किल है।
वो तुम लोग वो दवाई लेकर सोए हो जिसके बाद जागना भी मुश्किल है और जागने के बाद भी बंदा होश में नहीं आता। Let's take a short break. नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेहमानों का तारुफ कराता चलूं, जनाब शान सईद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुआलालंपुर से बजरिया स्काइप, और जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब माहिर माशियात हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया टेलीफोन लाइन। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब शान सईद साहब के साथ। शान सईद साहब, अब सफाई कोई बाकी नहीं है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी है। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स को सरपास करती हैं और ये मसला जो है सॉल्व होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहते हैं आप शान सईद साहब? जी शान सईद। अली नासिर, जो सिचुएशन नजर आ रही है, ऑयल मार्केट इस बुलिश ट्रेंड में है और ऑयल इसी तरह जो है वो अपसर्च करता रहेगा। हमने साल के शुरू में 50 और 70 का था, जुलाई में रिवाइज करके 73 और 87 डॉलर्स पर बैरल की बात की थी H2 में। और जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऑयल जो है 85 डॉलर्स और 25 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 70% इंक्रीज है ईयर टू डेट। और अगर आपने परसों चौथ की वॉल स्ट्रीट देखी हो, उसमें जो ट्रेडर्स हैं वो बेट कर रहे हैं $200 पर बैरल, और ऑयल मार्केट जो है वो ऑप्शन मार्केट में एंटर हो गई है। तो अगर ऑयल मार्केट अगले साल $200 पे होगी तो बहुत सारी इकोनॉमीज में डिफ्लेशनरी रिसेशन आएगा और उससे काफ़ी इकोनॉमीज जो हैं उनमें एक कमी आएगी उनकी। लेट मी डिस्कस ए डिफरेंट डायनेमिक हियर। आप इस वक्त मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में, पाकिस्तानी इस चीज़ से वाकिफ नहीं है। हमें लगता है हम वसाइल से माला माल हैं, सारी दुनिया ख़राब है, सब भिकमंगे फ़कीर हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मलेशिया इंडिजिनसली बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करता है, जो उसकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी है, और इसके साथ साथ जो है उसके पास और भी वाफिर मिकदार के अंदर वसाइल मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऑयल और गैस मौजूद नहीं है। दे बिकम एन इम्पोर्ट। फॉर मोस्ट कंट्रीज इट इज ईदर अ लोकल प्रोडक्ट और दे आर विलिंग टू एक्सपोर्ट इट। अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान वी आर इम्पोर्टर्स। क्या कहते हैं आप? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो मलेशिया की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डोमेस्टिक मार्केट को तो वो केटर करते हैं। इसके अलावा जो LNG एक्सपोर्ट है उन्होंने 2019 और 2020 में इंडिया को की, 21 में पेट्रोनास जो है उन्होंने चाइना को की। और आपको पता है LNG जो है उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि नेचुरल गैस की प्राइसेस इस साल 137% बढ़ गई हैं। तो मलेशिया ने जो सबसे ज़्यादा बात, जो इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया है, जो पाकिस्तान को भी करना चाहिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जी जी। जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में एफिशिएंसी आएगी तभी जो है आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान में चैलेंज ये है कि मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इतना ज़्यादा, हालांकि हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इतना ज़्यादा है तो हर चीज़ की जो है वो कीमत बढ़ी हुई है। लेकिन हम अपने 1/3 ऑफ रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर सकते। राइट नाउ हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1/3 है। आई थिंक जो जरीदे कहते हैं, रिसाले कहते हैं, अखबारात कहते हैं, आई डोंट हैव द एक्यूरेट नंबर, लेकिन यहां पर मैं गुफ्तगू के अंदर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब को भी शामिल करूंगा। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, अब आप मुझे ये बताएं, शान सईद साहब भी बड़े अहम मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी मईशत दान हैं, इन्होंने तेल की बढ़ती कीमतों का जिक्र किया। हमारे लिए तो डबल जेपर्टी है। हमारे डॉलर ने हमारे रुपए को खूब मारा, ठुटे मारे। WWE के अंदर जैसे ले जाके पहलवान को, कमजोर पहलवान को मारता है ना अंडरटेकर, वैसे पकड़ के डॉलर ने पाकिस्तान की दे पैंटी लगाई रुपए की, और उसके बाद फिर तेल की कीमत भी बढ़ गई। तो हमें तो डबल मुसीबत भुगतनी पड़ेगी। इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। पहली बात तो ये है कि आप ये बिल्कुल तसव्वुर ना करें अपने आप को कि आप वो WWF का जो अखाड़ा है उसमें आपको एक पहलवान है। अच्छा। पहलवान वो होता है जिसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। आप पाकिस्तान का GDP का टू वर्ल्ड GDP कंट्रीब्यूशन देखें, ये 1% से भी कम है।
तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हमें अपने आप को पहलवान कहना चाहिए। तो जब आप पहलवान हैं ही नहीं तो हम कैसे माने कि डॉलर जो है वो आपके रुपये को मार रहा है? अरे भाई, आप खुद मार खा रहे हैं। किसी का मारना और आपका अपना मार खाना दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक चीज। दूसरी बात ये है कि जैसे मेरे फादर दोस्त ये बात कर रहे थे कि मिस एलोकेशन, मैं समझता हूँ कि मिस एलोकेशन बीइंग एन इकोनॉमिस्ट एक बहुत छोटा सा वर्ड है। हमने तो रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय किया है। मिस एलोकेशन में फिर भी कहीं ना कहीं बचत हो जाती है, लेकिन जब आप डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं तो फिर बचत कहीं नहीं होती। आप बात करें डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, ये आपके प्रोग्राम में बारहा मैं बात कर चुका हूं। और अगर आपको याद हो, एक दफा जब मैंने डॉलर के रीजन के ऊपर प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें जो है जनाबे वाला, ये इतनी लंबी चौड़ी कुछ साइंस नहीं है जिसकी समझ ना आए। अब पता नहीं ये आप इतने ना अहल हैं, ना समझ हैं या बेवकूफ हैं, इनको चीजें समझ ही नहीं आ रही, सॉरी टू से। लेकिन साइंस बड़ी सीधी सी है। अब उसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के बयानात दें, आप प्रैक्टिकली कुछ करें ही ना, तो वो एक अलग बात है। देखें, आपका मुल्क जो है जरी शोबा जब बिल्कुल आपका खत्म हो गया। आपने, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपने कुछ जरूरत थी आपको। आप जो बोला गाड़ियां असेंबल कर रहे हैं, उसकी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। उसके ऊपर आप जनाब दुनिया को, पाकिस्तान को इतना ज्यादा दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रोजगार बढ़ जाएगा, पाकिस्तान के अंदर आमदनी बढ़ जाएगी लोगों की, पाकिस्तान की जीडीपी में इजाफा हो जाएगा। हाँ होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो प्रॉफिट जो है जो बैंक्स को जाएगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? क्या उससे को आम आदमी जो उसका कोई फायदा होगा? क्या उससे लोगों की वेलफेयर में इजाफा होगा? पिछले 3 साल में तो भाई साहब 2 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी में जा चुके हैं। इन्होंने गुर्बत खत्म करनी थी, इन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी थी, इन्होंने 50 लाख घर देना था। वो कहाँ है सारी चीजें? वो कहाँ है? उनका जवाब मैं जरूर लेता हूं। मुझे जरा शान सईद साहब की जानिब जाना है। शान सईद साहब, लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आप तो खैर मलेशिया में बैठे हुए हैं, बता रहे थे कल बारिश भी हुई। हाँ, क्या कुआलालंपुर की बारिश होती है, 2-3 घंटे आपके यहाँ बारिश हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पर माहौल बहुत गर्मा चुका है। मुल्क की मईशत के ऊपर इतने सवालिया निशान उठ गए हैं, लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमदर्द तमाम लोग जिन्होंने उनको वोट भी डाला था, उसमें भी एक बहुत बड़ी अक्सरियत बेइंतहा परेशान, ख्वार और टेंशन में आ गई है। और मैं आपको बता रहा हूं, उसकी वजह से हुकूमत भी इस वक्त बेइंतहा दबाव का शिकार है। मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, वजीरों की आप शक्लें देखें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए हैं। ऐसे वजीरों की शक्लें हुई हुई हैं, सफाइयां पेश कर रहे हैं, मुंह कुछ और कह रहे हैं, आंखें कुछ और कह रही हैं। सर, महंगाई हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मुझे थोड़ा सा बताएं, क्या बैनुल अक़वामी सतह पर भी यही हाल है? हर मुल्क में महंगाई हो गई है क्या? ये जो फिनोमेना है महंगाई का इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं है। मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में कहा था, हमारे यहाँ क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी हमने इफेक्टिवली यूज नहीं की, इसलिए हमारे यहाँ महंगाई ज्यादा है। पूरी दुनिया में जो है ये 1970s वाला माहौल आ रहा है। हमने नवंबर 2020 में अपने न्यूज लेटर में यहाँ पर जो हम अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं, उसमें हमने कहा था कि स्टैगफ्लेशन दोबारा वापस आ रहा है और ये बहुत सारी एडवांस इकोनॉमीज को हिट करेगा, और वही होने जा रहा है। हर इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान इस वक्त इफेक्टिवली जो है वो स्टैगफ्लेशन में। स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब है? जब आपका इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, अफरात-ए-ज़र ज्यादा होता है, आपकी ग्रोथ कम होती है, आपकी इनकम कम होती है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है। ये है स्टैगफ्लेशन। तो अगले साल जो है 2022, अगर ये ऑयल प्राइसेस इसी तरह रहीं तो पाकिस्तान ने बहुत सारे ममालिक दुनिया के मोर देन 60% जो टोटल जो पॉपुलेशन है ग्लोबल इकोनॉमी की, वो स्टैगफ्लेशन में चली जाएगी। और जब स्टैगफ्लेशन आ जाएगा, उसको एटलीस्ट 3 से 4 साल लगते हैं इकोनॉमीज को वापस रिकवरी के लिए। सो 2022 विल बी टफर देन 2021। सो हम एक बड़ी डिफिकल्ट फेज में जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया। तो रिकवरी पाकिस्तान तो मुस्तकिल डिफिकल्ट फेज में नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान मुस्तकिल डिफिकल्ट फेज में, पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू a very long bad patch. The good patch is not visible. सिर्फ मुशर्रफ साहब ने क्योंकि अमेरिका के साथ सही दोस्ती की, और मैं आज भी कहता हूं, वजीर आजम इमरान खान साहब से भी कहता हूं, सर हालात ऐसे हैं कि अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ी और चीज़ों के ऊपर, जैसे आपने कहा यू टर्न लेना अच्छी बात होती है, यहां पर भी आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। क्योंकि जनाब मोहम्मद शहबाज साहब, आपने अगर यहां पर अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात न रखे तो IMF भी आपका फोन नहीं उठाएगा, वर्ल्ड बैंक भी मुंह नहीं लगाएगा, FATF की तलवार भी मजीद गर्दन के नजदीक आएगी। क्या कहते हैं आप?
नहीं, वो IMF वाली जो बात है, वो IMF तो देखिए अली भाई, हमारी अभी भी बात नहीं सुन रहा। वो तो हम खुद जाकर वो कहते हैं कि भाई साहब आप मुंह तो सीधा करें, आप हम टैक्स बढ़ा देंगे, हम तेल की कीमतें बढ़ा देंगे, हम डॉलर को जो है वो और महंगा कर देंगे, हम मुल्क के अंदर घी, आटा, चावल, सारी चीजों की कीमतें हम बढ़ा देंगे, बस अब कम से कम मुंह तो सीधा करें। तो IMF ऑलरेडी इनको जवाब साढ़े वाल तक सजना, हमने तो बड़ी कोशिश की है, साढ़े वाल तक सजना। अब गवर्नर स्टेट बैंक का क्या काम है, वो ये कहे जी 2 महीने बाद जो हमको खुशखबरी मिलेगी। अब मुझे बताएं कि ये कभी ऐसा हुआ है कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो कभी आपकी इकोनॉमी को कार के इंजन के साथ मिला देते हैं, जिनका काम ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि आमक होती क्या है, ठीक है। कभी जो आपका मिनिस्टर है वो कहता है जी जहां 100 दाने डालते हैं वहां 9 दाने कम डालें। अरे भाई 20 दाने कम क्यों ना डालें चीनी के, हम 40 दाने क्यों ना कम डालें, हम 60 दाने क्यों ना कम डालें, हम 9 ही क्यों कम डालें। और जो आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, और मेरे फादर दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन पाकिस्तान के अंदर दोनों, क्योंकि जब आपका मूव करता है इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट पॉजिटिव तो वो स्टैगफ्लेशन होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं कंट्राडिक्ट यहाँ से करूंगा, जब हम बाकी दुनिया की बात करते हैं हम शायद ये भूल जाते हैं कि स्टैगफ्लेशन या ये जो स्लो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यूरोप में तो पिछले 10 साल से है, पाकिस्तान तो हर ये पिछले 3-4 साल से चीजें फेस कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा जैसे आप दोस्ती की बात करें, दोस्ती से भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे इंटरेस्ट जो हैं हमें उसको देखना चाहिए। हमें खाली पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन उसमें जो हमारे जो मेन इंटरेस्ट हैं जिससे हम आवाम की फलाह बहबूद में इजाफा करते हैं उसको हमें मद्देनजर रखना है, ना कि हम दोस्त को देखें, उसके एटीट्यूड को देखें या उसको खुश रखने की बात करें। बड़ी अहम बात की है आपने। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अपनी घर रखेंगे। बड़ी अच्छी बात की, दुनिया सारी हमें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और उससे हमें नोटू भी मिलेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने बहुत ज़्यादा अहम सवाल उठा दिए। बात यह कि लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन पूरे पाकिस्तान में बढ़ चुका है और महंगाई के खिलाफ एहतजाज तेज़ी पकड़ेगा। साथ ही साथ हुकूमती, मैं कहूँगा जो अफराद हैं जो हुकूमत में शामिल हैं, उनके ऊपर सख्त किस्म के करप्शन के इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं। अपोजिशन की तहरीक तेज़ी पकड़ रही है क्योंकि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शान सईद साहब ने बताया कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी दबाव आने की तवक्को की जा सकती है। इसके माने पाकिस्तान एक अजीब सी दलदल में फंस चुका है, जितनी कोशिश करेगा मज़ीद धंसेगा और यही प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। शान सईद साहब, प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा पेचीदा नोयत का है और पेचीदा नोयत का और मज़ीद होता चला जाएगा। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर उलझ चुका है, लेकिन बचाने वाले जो ममालिक हैं उनके साथ सही से हाथ नहीं मिला रहा। पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है अवामुन्नास को तो इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन सीपेक का मंसूबा मुकम्मल तौर पे स्टॉल हो चुका है। अब चाइना इंटरेस्टेड नहीं है और सच बात यह कि पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड नहीं है कि चाइना मज़ीद सीपेक को परसू करे। यहाँ पर एक जिसे आप कह सकते हैं ब्लॉक क्रिएट हो गया है। दूसरी तरफ हम अमेरिका से हाथ मिलाते भी हैं, फिर नज़रें चुराते भी हैं। कुछ अजीब किस्म का हम ड्रामा खेल रहे हैं उनके साथ। जैसे मोहम्मद शहबाज साहब ने बताया कि हम वहाँ जाके कह रहे हैं साढ़े वल तक सजना, साढ़े वल तक सजना, लेकिन वो हमें पूछ नहीं रहा। अब आप मुझे बताएं कि हम क्या अप्रोच यूज़ करें। हमें किसी सुपर पावर की लौंडी नहीं बनना चाहिए, ना अमेरिका की, ना चाइना की, ना रशिया की। हम क्या करें, मुझे बताएं। अली, एक टर्म होती है डिप्लोमेटिक ब्रिंकमैनशिप। जी, जैसे आपने कहा ना, हमें जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कहते हैं कि हमें सारे ममालिक के साथ दोस्ती रखनी चाहिए और हमें अपना इंटरेस्ट पहले देखना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस वक्त जो है, जैसे आपने एज यू राइटली सेड, पाकिस्तान एक बड़े कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन में है। तो इस चैलेंजिंग सिचुएशन से निकला कैसे जाए? जब पाकिस्तान को इस किस्म की जब 2008 में प्रॉब्लम आई थी तो हमने सऊदी अरेबिया से डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल लिया था। जी। तो मेरा ख्याल है अगर इकोनॉमी को और रुपए का प्रेशर ईज करना है तो हमें वही सऊदी अरेबिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 23 अक्टूबर को जा रहे हैं MBS की इन्विटेशन पे सऊदी अरेबिया, तो मेरा ख्याल है ये टॉपिक आएगा और हमें नहीं, लेकिन GCC कंट्रीज में, गल्फ में, मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान को एक धोखेबाज मुल्क के तौर पर जाना जाता है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं ये, क्योंकि हमने बेसिकली पहले भी इनके साथ बहुत सख्त किस्म की चिटिंग की। हमने इनसे पैसे पकड़ लिए $1.5 अरब, फिर इन्होंने बोला कि वी वांट बूट्स ऑन ग्राउंड, तो हम मुकर गए, हम भाग गए।
उन्होंने कहा फिर पैसे क्यों लिए थे? तो हमने कहा नहीं, हम फड्डे में नहीं पड़ना चाहते, हम ये हम वो। उन्होंने कहा अच्छा बच्चों हम देख लेंगे, अभी हम आपको कुछ नहीं कहते। उन्होंने इंडिया के साथ डीलें कर ली, इंडिया के साथ $multi-billion डीलें की, गल्फ कंट्रीज ने, जीसीसी ने। पाकिस्तान मुंह देखता रह गया, अब कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने गाड़ियां चला चला के इनको मनाया, सबको समझाया। फिर उसके बाद आपको पता है 2 महीने पहले हमने मशरिक़ वस्ता के ममालिक को गालियां निकालना शुरू कर दी। फिर उन्होंने पेट्रोल फेंका तो हमने कहा या शेख इधर तो देख, फिर हम मुकर गए, फिर हम मिल गए उनके साथ। तो हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं है बतौर एक मुल्क जो है ना, हमारा कैरेक्टर दुनिया में अच्छा नहीं समझा जाता। लोग कहते हैं ये चीटर लोग हैं, धोखेबाज हैं, जब जरूरत पड़ेगी ये फ्रॉडी भाग जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, ये ऐसा दुनिया कहती है हमारे बारे में, माजरत हाथ जोड़ के। अली, हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा एक टर्म है डिप्लोमेटिक ब्रिंकमैनशिप। जी जी, हमें सबसे दोस्ती रखनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट, और जो हमारी सॉवरेनिटी है उसको भी सामने रखना चाहिए। लेकिन 3 महीने पहले पाकिस्तान में लोगों ने सऊदी अरब को बुरा भला बोला, अरब ममालिक को बुरा भला बोला, फेसबुक के ऊपर पूरी कैंपेन चलाई गई मुनज़्ज़म तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर। जिन बच्चों को स्पेलिंग नहीं पता सऊदी अरेबिया की, यूएई की, उन लोगों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और हमारे पूरे मुल्क की प्रेस ने भी मिलकर जनाब खूब रगड़ा लगाया उनका। और अब आप देखें कि अब जनाब फिर से हम जो ही पेट्रोल मिला तो हम मुकर गए। तो हमारा किरदार तो ठीक नहीं है ना, बहैसियत कौम दुनिया तो यही कहेगी ना कि ये लोग आला ज़र्फ लोग नहीं है, ये तो पेट्रोल फेंको इनके आगे, हड्डी डालो, ये वो करेंगे जो हम इनसे चाहते हैं। माजरत के साथ लोग यही कहेंगे। 3 महीने पहले आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेट सब फुल था, खिलाफ बातें कर रहे थे। आज उन्होंने पेट्रोल दे दिया तो हम मान गए। तो हमारा कैरेक्टर सही नहीं है शान सईद भाई दुनिया में। मैं एक बात कर रहा हूं आपसे अली, मैं बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि अक्सर जो हमारे लोग हैं, 70% हमारी जो पॉपुलेशन है, वो अखबार तो पढ़ती ही नहीं पढ़ती, और उनको जियो पॉलिटिक्स का और जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं कुछ ममालिक के साथ, उनको वो अंडरस्टैंड नहीं करते। सोशल मीडिया पे आके गलत सलत बातें करना, वो मेरा ख्याल है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की नई चीज होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा। तो मेरा ख्याल है हर जो चीज है सोशल मीडिया पे जो लोग शेयर करें उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बड़े अकाउंटेबिलिटी के साथ होना चाहिए, और लोगों को चाहिए कि देखना कि जी क्या दुनिया में हो रहा है और उसके बाद बात करनी चाहिए। मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताता हूँ शान सईद भाई, इससे हटके, क्योंकि आपसे बेबाकी भी है, नाजरीन को भी मैं बता दूं, रोहिंग्या मुसलमानों का एक मसला हुआ था बर्मा में, आपको पता होगा। तो यहां पे वो कह रहे पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूं ये जो पूरा रोहिंग्या जो मूवमेंट चला रहा है ना वहां पे बर्मा के अंदर, वो लौंडा कराची का है, पता लग गया। ये जो कराची में जिनको हम बर्मीज कहते हैं, ये कराची में बर्मीज नहीं है, ये रोहिंग्या है सारे। और ये रोहिंग्या की जो मूवमेंट वहां चल रही है, ये लड़का कराची का है जो चला रहा है बर्मा में। सारी दुनिया में हम मशहूर हैं। शान सईद साहब, आपको भी शायद इस बारे में ना पता हो, मैंने आपको बता दिया। वैसे ये दुनिया में मशहूर हो गई बात। जी जी, माजरत मैंने आपको इंटरप्ट किया। जी जी अली नासिर, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि जो रोहिंग्या में हो रहा है, लेकिन वो दुनिया में कहीं फटा हो, हमारा नाम नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। चांद साहब जी, बस हमें हमारे लोगों को चाहिए जो हमारे मुल्क में जो बेसिक जो इशू है, जो मैं 2010 से कहता आ रहा हूँ, एक टीवी चैनल पे हारिस ज़मीर साहब जानते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेस्टिनी चेंज करनी है तो हमें फीमेल एजुकेशन पर तवज्जो देनी होगी और हमारी फीमेल्स को आगे आना होगा। हमने देखा है हमारे सामने के जो छोटे छोटे ममालिक हैं, वो आज साउथ कोरिया, सिंगापुर, पोलैंड, टर्की, वो कितने आगे निकल गए हैं। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है 99% आबादी फीमेल है पाकिस्तान में, नहीं सॉरी 51%। और जी जी, हमारे उन सारे ममालिक ने एक ही काम किया, उन्होंने अपनी औरतों को एजुकेट किया। चाइना देख लें, वहां पर पॉवर्टी लेवल 0 है, उनकी वहां पर 95% जो फीमेल्स हैं वो एजुकेटेड है। तो अगर हमने तरक्की करनी है, अगर हमने अपनी इकोनॉमिक डेस्टिनी चेंज करनी है पाकिस्तान की, तो हमें अपनी औरतों पे बड़ी सख्त तवज्जो देनी होगी, स्पेशली उनकी तालीम पे। मैं शान सईद साहब आपकी इस बात को सेकंड करते हुए आगे आपको लेकर चलता हूं। प्रॉब्लम कुछ इस नौयत की है कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है वो वाइडन हो रहा है
और प्रॉब्लम और इशू जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब भी हमें बदरिया टेलीफोन लाइन दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। आपको दोबारा से वेलकम करते हुए बराह रास्त आपकी तरफ आता हूं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बड़े मज़ेदार गुफ्तगू हो रही थी। देखें, असल में प्रॉब्लम ये है कि आप, हम जैसे सब, शान सईद साहब जैसे और दीगर लोग जैसे पढ़े लिखे लोग अब इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि प्रॉब्लम सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है। अब अगर ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व भी आपने सेल्फ ही करना है, दूसरों ने आकर इसे सॉल्व नहीं करना। और हमारे यहाँ इस पर एम्फेसिस नहीं है कि हम खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्या आपके जहन में कोई सोल्यूशन है तो जरूर बताएं। जी अली भाई, ऐसी बात नहीं है कि मेरे ख्याल में कि हम प्रॉब्लम जो है सेल्फ क्रिएटेड है और इसको हम हल नहीं कर। जी, आवाज मेरे ख्याल एकदम गायब हो गई, दोबारा से रेट है तो वो शायद मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। पॉवर्टी जीरो कभी भी नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ नेचुरल, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है इसी तरह पॉवर्टी का भी नेचुरल रेट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि चाइना ने पॉवर्टी को कम करने में बहुत जो है ना वो काम किया है। तो ये थोड़ी सी तस्वीर थी जो मैं समझ रहा जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो मेरे ख्याल में चीज है वो ये कि हमें अपने लोगों के ऊपर, जो एक्सपर्ट लोग हैं जो काम कर सकते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हमें उनको ढूंढ के उनके ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है। मसला हमारा यह है कि हमने एक वो छाननी सी रखी हुई है, उसमें सारे लोगों को डाल देते हैं और जो कोई एक आधे ऊपर बच गया तो हमने कहा जी ये जो कि इसको मैं जानता हूँ, ये पीछे 22 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, ये जो ऑक्सफोर्ड में था, ये जनाब उसने IBS MBA किया, जिसने एंग्रो चलाई, ये किया वो किया। बात चलाने के लिए बात यह है कि उसका आउटकम क्या था, आउटकम लोग तवज्जो नहीं दे रहे। और यही प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम जो है, ये नुकसान इसी वजह से हो रहा है। क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि जो माशाल्लाह बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर अपने सबसे बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा आउटकम दे रहे हैं। क्या उनको हमें वापस बुलाने में कोई दिक्कत आ रही है? हम कहते तो हैं कि ठीक है, चाइना से हमारी दोस्ती जो जहाँ पहला वो पता नहीं वो कौन सी पहाड़ियां हैं, मुझे तो अभी तक वो नजर नहीं आई, नाम भी है उनका, तो उससे ऊंची है, शहर से ज्यादा मीठी है। तो अब चाइना से सिर्फ जो आपके पाकिस्तानी प्रोफेसर या जो आपके एक्सपर्ट्स काम करें वहीं से बुला लें। 1996 के अंदर चाइना ने यही किया था। 99 के अंदर वो बाहर से लोग काम कर रहे थे, वो खुद ये कहते थे कि अब पूरी दुनिया के अंदर चाइना जो है वो हमारे लिए अच्छा है, हम वहां जाके काम करें। क्या इस तरह की जो विल पार है हम अपनी कौम के अंदर वो जगा नहीं सकते? ये सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बिल्कुल हम जगा सकते हैं और उन लोगों को हम ट्रस्ट दें तो ये मुल्क जो है, मतलब के 10-20 साल तो बहुत बड़े दूर की बात है। 20 साल की पॉलिसी बनाई थी महातीर मोहम्मद ने मलेशिया के लिए, जिसका आउटकम 12 साल के बाद नजर आना शुरू हो गया था। 25 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है चाइना ने, जिसका आउटकम 17 साल बाद आना शुरू हो गया था। तो इस तरह को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं और ईमानदार लोग जो हैं, ट्रस्टी लोग हैं, उनको आप ट्रस्ट दें, उनको खुल के काम करने का मौका दें, तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं ये आपके विद इन ईयर्स हल हो सकते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त बड़ा महदूद है, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि जारी रहती। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।